Hello students, I welcome you all in this channel. I hope you all were learning during this time when I was not posting the videos. When you are not watching my videos and at that time I hope that you all are learning, right? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है तो इसलिए उसके लिए टाइम निकालना ही है, तो पढ़ते ही रहना है। खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, घर के कामों में हाथ बटाना भी बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए। तो हम पिछले बार कर रहे थे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सीबीएसई की। ये वीडियो सीबीएसई की है जो हमने छोड़ा हुआ था, उसको हमको कंटिन्यू करना है। और पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था इन द टाइप ऑफ रिएक्शंस सेगमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर पहला है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का नाम है। ओके, फर्स्ट चैप्टर, इट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th सीबीएसई साइंस ऑब्वियसली, एंड इट इज ऑब्वियसली ऑफ केमिस्ट्री, राइट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बात तो हमने कर लिया था। उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि जब दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं, पहला रिएक्टेंट प्लस दूसरा रिएक्टेंट, तो जब दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करता हूँ, आपको क्लास 10th में हो तो आपको मेजरली एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। और आप ध्यान दे सकते हो अशचंद में, बहुत सारे ऐसे, प्रदीप के बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बुक्स होते हैं, पर मेजरली एनसीईआरटी से 90 to 95% क्वेश्चन आते हैं। तो कोई अगर मुझे फॉलो करता है यार, मुझसे, और या फिर मुझसे पढ़े हुए जो बच्चे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि एनसीईआरटी जिनका कंप्लीटेड है वो ही जाके रेफरेंस बुक्स ट्राई करिए। दूसरों को देखकर या ईगो में आकर कि हम रेफरेंस से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी तो चीप बुक है, सस्ता है, लोग तो उसको पूछते तक नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुक अगर हो गया तो आपकी मास्टरी होगी 10th के रिजल्ट में, and then you are able to do the reference books because they are of competitive levels. They always try to make you competent enough to take part in any kind of competitive exams if you are going to prepare for entrance in for 11th and 12th for any other college, right? दूसरे किसी बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं तो खैर वो तो अलग बात है, हम तो अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी को ही मेजरली फोकस करके मैं पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा जब मुझे लगेगा कि नहीं एनसीईआरटी में अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है। बर्निंग ऑफ कोल, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। बर्निंग ऑफ कोल is a very good example if we are discussing combination reaction. What happens here? कोल जो कि मेजरली कार्बन का बना होता है, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। आप बोलोगे सर बर्न होता है तो वो तो एयर में होता है, बट एयर मेजरली में ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो बर्निंग होगा वो ऑक्सीजन के हेल्प से ही होता है, उसे बाकी गैसेस से मतलब नहीं होता। इफ समथिंग इज बर्निंग देन ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दैट, राइट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट मिलकर बनता है एक प्रोडक्ट। रिएक्शंस को इन अ बेटर वे, इन अ मोर डिटेल्ड वे अगर लिखना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कार्बन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और वो मिलकर बनाते भी हैं एक गैस। आप बोलोगे नहीं सर कार्बन गैस तो नहीं है भाई, कोयला गैस तो नहीं हो सकता, जलने पे वो कार्बन ही निकलता है। बट आप अपने सुविधा के लिए अगर सॉलिड कोल को जलाते हो ऑक्सीजन के सामने, आप बोलोगे नहीं सर हम तो कोल को जला रहे हैं, हम गैस नहीं लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो सॉलिड, कोई बात नहीं है। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द वे इन विच रिएक्शन इज बीइंग डन, जिस तरह से रिएक्शन को किया जा रहा है उसके हिसाब से ये लिखा जाता है। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, बस हाँ आपको केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है कि नहीं सर हम तो इम्प्योर क्वालिटी का कोल लाए हैं, वो सी नहीं हो सकता, तो कुछ और ही होगा, नहीं, कोल मतलब कार्बन। ओके, अब इसके अलावा अगर हम बाकी किसी रिएक्शंस की बात करें तो बहुत है, न्यूमरस रिएक्शंस हैं, आपको कोई बुक्स में मिल जाएंगी, एनसीईआरटी मिल जाएंगी, बाहर के रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगी, पर मेजरली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक अच्छा एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। Formation of water, obviously water forms by the help of combination reaction of hydrogen and oxygen, yes, and they will obviously combine to form water. So hydrogen is a gas, so you can write G here, okay. ऑक्सीजन हमारा एक गैस है, थोड़ी अच्छे तरीके से लिख देते हैं, मैं क्या है कि हैंड राइटिंग के मामले में थोड़ा सा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करिए, और आप जब नोट्स मेंटेन करो, लिखो, तो बेटर तरीके से लिखो। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। ऑब्वियसली वाटर की स्टेट क्या होती है, तो कोई बच्चा एस या जी मत लिख देना उधर, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड वाटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइस और स्टीम और वेपर, कुछ भी वैसा बात नहीं कर रहे, ठीक। चलो ये तो हो गया बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दीज आर द टू मेजर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई थिंक इट इज कंप्लीटेड नाउ। अगर हम बात करें इन रिएक्शंस के बीच तो दो और चीजें आ जाती हैं, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चे लोग, जब बात स्टार्ट हो ही गई है रिएक्शंस की, तो हम मेजरली उनके टाइप्स के बारे में ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग फ्रॉम दोज टाइप्स दैट आर मेंशन्ड इन द बुक, हम एनर्जी लेवल में आकर भी कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एनर्जी को बाहर निकालना या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे भी कोई है क्या टाइप्स। देखो,
रिएक्शंस दो तरीके के आ जाते हैं जब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, मैं यहाँ ट्रिक भी बता देता हूँ। मेरी आदत है कि मेरे क्लासेस में ट्रिक्स भी होते हैं, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि ट्रिक्स भी होते हैं। ट्रिक्स, इट विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ओके। इट विल हेल्प यू टू रिटेन द कंसेप्ट्स इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या होगा कि एक्सो ये काफ़ी कुछ तुमको एग्जिट होने जैसा लगेगा, बाहर निकलना, एग्जिट होना। एक्सो मीन्स एग्जिट, जो बाहर निकलता है। तो इससे तुम जान सकते हो कि एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होता है, एनर्जी यहाँ पर बाहर निकलता है, एब्जॉर्ब तो नहीं होता, बाहर निकलता है, बाहर की तरफ जाता है। दूसरे वाले के लिए ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं, अगर एक जान गए ये बाहर की तरफ निकलता है तो दूसरा ऑब्वियसली ये एब्जॉर्ब होगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक्सो बाहर की तरफ, एंडो एब्जॉर्ब होना, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत सही तरीके से समझ में आ गया, मुझे पता है। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी हम अगर नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो वो अपने साथ बहुत सारे एनर्जीज को लिबरेट करेगा, तभी तो सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं ना। तो नेचुरल गैस को अगर हम बर्न करते हैं तो वो दो चीजें फॉर्म करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और दूसरा ठीक है, समझ में आ गया, वाटर, सॉरी, समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तो समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर स्टेट्स लिख सकते हो, मैंने बताया हुआ है कि ये एक नेचुरल गैस है, ऑब्वियसली इट विल बी जी। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, सो इट विल बी जी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो ये भी जी, और ये वाटर जो है वो लिक्विड है तो ये एल, ठीक। और क्या निकलता है यहाँ प्रोडक्ट में, ढेर सारी एनर्जी इसके साथ ढेर सारी एनर्जी, so that is obviously it will be an exothermic reaction because this reaction liberates a lot of energy, right? Clear? Good. Now let's understand another, अरे डस्टर मैंने कहाँ रख दिया, just wait. Let's understand another example of this. अब देखो क्या होता है कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इट इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, जो भी ऐसे भी स्टार बनाते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे सर, साइंस में तो हर चीज़ का प्रूफ होता है, याद रख देते हैं इसको। साइंस में तो हर चीज़ का, ये बेटर जगह होगा, देखने में ये बड़ा क्लासी लग रहा है ना, यहाँ रखने से अच्छा लग रहा है, देखने में क्लासी लग रहा है, किस डस्टर यहाँ रखा हुआ है। चलो, तो रेस्पिरेशन किस तरह से एक्सोथर्मिक है, ये साइंस है, यहाँ पर हवा में बात नहीं किया जाता, यहाँ पर पॉइंट बात किया जाता है, ऑब्वियसली प्रूफ्स के साथ। तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक कैसे बता सकते हैं। चलो भाई, हमारे शरीर में एनर्जी है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, जो भी हमारे शरीर में एनर्जी एब्जॉर्ब होकर रहता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, इट इज ग्लूकोज। इसे तो हम डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते ना, इसे यूज करने के लिए ही तो हम सांस लेते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, इन विच वी कन्वर्ट द स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ यूजेबल एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस which gives us energy, yeah, right? It gives us energy in the sense it gives us ability to do work, we are able to do work. तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कैसे है, ये हमारे शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब ये मिलता है किसके साथ, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है ना, तो ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो ये फॉर्म करेगा बाई प्रोडक्ट, क्या क्या बनते हैं, हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस लेते हैं तो थोड़ी सी इसमें से वाटर वेपर भी निकलती है, वाटर, और बहुत सारी एनर्जी। सो रेस्पिरेशन इज ऑब्वियसली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि एक्सोथर्मिक एनर्जी लिबरेट करते हैं, एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, गुड। अब देखो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सोथर्मिक का तो हो गया, एंडोथर्मिक का कुछ एग्जांपल दीजिए। देखो एंडोथर्मिक एक बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है, उसे अगर हम पहले से एनर्जी दे देते हैं, यानी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एबल होता है टू फॉर्म अ और टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट व्हेन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट विल बी एबल टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। क्या हो सकता है सर जी इसका आंसर, अरे बहुत कॉमन आंसर सर, बहुत ईजी, आइस है। आइस को हमने हीट दिया तो ये बना ना वाटर। कुछ भी है, कुछ भी तुम दे सकते हो जिसमें एनर्जी दिया जाता है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, वॉट एवर इट मे बी, इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ साउंड, इन फॉर्म ऑफ
कुछ भी एनर्जी उसमें कर दे रहे हो, मैकेनिकल हो, हाँ कुछ भी हो। तो सिंपल सी बात है। और कितने एग्जांपल सिंपल सिंपल दूं मैं। अगर फूड है उसमें तुम हीट दे रहे हो, तब तो वो फूड क्या बनेगा, कुकड बनेगा ना, खाया हुआ। ये सब एग्जाम में मत लेना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज इन 10th क्लास obviously for NCERT, CBSE I'm saying, endothermic reactions are not important because you are not going to see them in any kind of exams obviously। केमिकल फार्मूला वाले के साथ ऐसे वाले आ सकते हैं, तो ऐसे वाले तो आप बता सकते हो, ऐसे वाले को तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ सर एनर्जी दिए प्रोडक्ट बन गया। तो चलो ये तो क्लियर है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अपार्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर डन and I don't think you are having any doubt. If you will have any doubt then you can ask me in the comment box and you can also ping me in my Instagram, okay। वहाँ पूछ सकते हो, जिसका जहाँ अवेलेबिलिटी है वहाँ पूछ सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे रिएक्शंस की तरफ, ठीक है। हाँ जी, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया, अभी हम डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जैसे कि आप लोगों को देख के यहाँ लगता होगा, मैंने इससे पहले से लिख दिया वरना टाइम बड़ा वेस्ट होता है लिखने में, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हियर व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ओनली वन रिएक्टेंट, और ये एक रिएक्टेंट जो है ना वो कई सारे प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट दो हो। ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन वन, मोर देन वन होंगे ना, सीधी सी बात है, तब ना एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज कहलाएगा, वरना एक का एक ही निकलेगा तो डिकम्पोज ही नहीं होगा। मोर देन वन होंगे, इट कैन बी minimum 2, it can be more than that also। So in order to justify this decomposition reaction, I am giving you certain examples and you should look over carefully। ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है। आयरन सल्फेट, जिसे हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं, अगर हम इसे हीट करते, गर्म करते हैं, यानी हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, ये तो कंफर्म है। खैर वो अलग बात है। फेरस सल्फेट को हीट करने पर ये टुकड़ों में बट जाता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स इट विल डिकम्पोज एंड इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में बदल जाएगा, ठीक। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसके पहले मैंने जितने रिएक्शंस लिखे हैं मैंने किसी को बैलेंस नहीं किया है। बैलेंसिंग इज योर जॉब बिकॉज यू आर गेटिंग मैनी रिएक्शंस टू प्रैक्टिस ऑन दैट, ठीक है। सर जी सब परोस के देंगे तो फिर तुम क्या करोगे, तो इसीलिए बैलेंसिंग मैंने नहीं किया। इसे भी मैंने बैलेंसिंग नहीं किया, ये भी बैलेंस है कि नहीं मुझे पता नहीं, ये तुम्हारा काम है। जितने रिएक्शंस मिल रहे हैं यू आर गेटिंग अ चांस टू बैलेंस देम एंड टू प्रैक्टिस देम। ऐसे लिख लिख के मैं ऑलरेडी कर दूंगा, तुम सीख नहीं पाओगे बैलेंसिंग। जिसकी वीक पॉइंट बैलेंसिंग है, इसकी नहीं है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर हीट हो गया, 3 टुकड़ों में बट गया, फेरिक ऑक्साइड अलग हो गया, जिसको आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट के 3 टुकड़े हो गए, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें संतुष्टि ना मिलेगा इस रिएक्शन में, तो दूसरा वाला भी है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसे हम चौक भी कह सकते हैं। हमारा जो चौक होता है जो स्कूल में हम पढ़ते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे भी हीट करो भाई, केमिकल मतलब कि केमिस्ट्री में हीट करने का सिंबल ट्राइंगल होता है, ठीक। इसे जब हम हीट करते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ऊपर की तरफ एरो मार्क दे सकते हो क्योंकि ये इवॉल्व होता है। ऑक्सीजन एक गैस है, ऊपर की तरफ एक मार्क दे सकते हो एरो मार्क, ताकि ये इवॉल्व होता है, पता चल जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आ रहा है, ये ब्रेक होकर 2 टुकड़ों में बट गया, मोर देन वन ऑब्वियसली। सो इट इज decomposition reaction where each reactant will produce more than one product, and I hope with the help of these reactions as well as the concept that I already told you it is clear। combination का उल्टा decomposition clear है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है मुझे कि इस चीज दिस थिंग इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स, राइट। तो कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप के रिएक्शंस की तरफ, ठीक है। हाँ तो बच्चे लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया है, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है कि इसमें तुम ये जान लो डिस्प्लेस करना मतलब क्या होता है। डिस्प्लेस करना इंग्लिश में इसका मतलब सिंपली यही होता है कि हम किसी चीज को रिप्लेस कर दें, उसकी जगह लेकर उसकी जगह किसी और को भेज दें या खुद चले जाएं, ठीक है। उसकी जगह ले लो या खुद चले, तुम चले जाओ या किसी को भेज दो, रिप्लेस कर दो उसे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक आयरन का किला है, कांटी जिसे हम कहते हैं कील, और उसे मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये ब्लू कलर का होता है ना, पता है सभी को। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को बोलेगा कि चलो भाई हटो मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। और बनेगा क्या प्रोडक्ट में, FeSO4। कॉपर की जगह आयरन आ जाता है, कॉपर को अलग कर देता है, उसको घर से निकाल देता है। तो FeSO4 हो गया हमारा आयरन सल्फेट, जिसे तुम फेरस सल्फेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपर अलग से आ गया। तो अब क्या हम देखेंगे कि जो ब्लू सोल्यूशन हमने लिया हुआ था, जैसे कि ये बीकर है, इसमें हमने ब्लू सोल्यूशन लिया हुआ था, किसका, कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन लिया हुआ था, उसमें हमने एक कील डाल दिया, आयरन राइट। तो आयरन के डालने से क्या होता है, आयरन ने जब इसका जगह ले लिया, ये ब्लू सोल्यूशन तो चेंज हो गया ना, द सोल्यूशन नाउ विल बिकम
colorless after the reaction because iron sulfate is colorless, and this independent copper will be deposited in this nail, कील पे डिपॉजिट हो जाएगा और ये येलोइश डिपॉजिट इसके ऊपर दिखाई देगा। कॉपर कलर होता है, वो डिपोजिशन इसके ऊपर हमें दिखाई देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट टू डिस्प्लेस द प्लेस ऑफ सम अदर एलिमेंट, उसकी जगह को ले लेना। ठीक है, हाँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, बच्चे पूछते हैं कि सर क्यों आयरन आखिर कॉपर के रिएक्शन, कॉपर की जगह को ले लेता है। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, मैं इसे अच्छे से एक बार लिख देता हूं। So what exactly happens in displacement reaction? What is the logic behind that? ऐसे अंधाधुंध थोड़ी कोई एलिमेंट आया और किसी दूसरे एलिमेंट को निकाल कर बाहर कर देगा, ऐसे थोड़ी किसी की मर्जी नहीं चल रही। मोर रिएक्टिव एलिमेंट will displace a less reactive element। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर दूसरे से रिएक्ट करवाया जाएगा तो एक ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को खींच लेगा, उसकी जगह ले लेगा और उसे घर से बाहर निकाल देगा, और उसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो लॉजिक ऐसा है, अगर मैं कॉपर, ध्यान से समझना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, कॉपर को अगर मैं आयरन सल्फेट से रिएक्ट करता और मैं ये वेट कर रहा होता कि भाई इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा, नहीं होगा। क्यों? बिकॉज कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ऑब्वियसली कॉपर के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आयरन को उसके जगह से निकाल सके, तो ये रिएक्शन सफल नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट विल नेवर डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, इसे जानने के लिए सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए मैं तुम लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर लिखवा देता हूँ, जो कि तुम्हारे बुक में भी मिल जाएगा। उसे तुमको याद रखना है, याद रखना है इन द सेंस कि कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, उसमें 2-3 बार पढ़ोगे तो माइंड में फिट होकर बैठ जाएगा वो कि हाँ ये एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में काम आता है वो एग्जाम्स में भी। कई बार ऐसे रिएक्शन दे देगा एग्जाम में और लिख देगा यहाँ पर कि हाँ भाई फिल इन द ब्लैंक्स करो, तुम यहाँ पर भरे जा रहे हो, हाँ सर CuSO4 होगा और आयरन अलग से होगा, तो ये हो गया ठन ठन गोपाल गड़बड़। क्या करेंगे? अगर तुमको लॉजिक पता है, तुम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होने पे भी तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंस से क्या लिख कर आओगे, नो रिएक्शन। सर जी कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो लॉजिक ऑफ रिएक्शंस बिटवीन कॉपर एंड आयरन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, राइट? ओके देन, चलो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया भाई, चलो बढ़िया। नेक्स्ट मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज तुमको बता देता हूँ, ठीक है, उससे तुम्हें काफी हेल्प होगा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। हाँ तो भाई यहाँ देख लो, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ऑब्वियसली यही एक ही है, अलग नहीं है दूसरा कोई और। तो इसमें मैंने काफ़ी कोशिश किया इन्हीं की जगह लिखने का, बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट एबल टू राइट इन सिंगल प्लेस, तो मुझे 2 कॉलम्स बनाने पड़ गए इसके लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, एंड सो ऑन। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स, यानी कि सबसे लास्ट का जो एलिमेंट है वो सबसे लेस रिएक्टिव, सबसे ऊपर के जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो आप देख सकते हो, सब याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना है, इसे 2-3 बार इसे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, ये सब जो है ये ऊपर की तरफ आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन मीडियम लेवल के। लो रिएक्टिविटी जो नहीं रिएक्ट होते, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर तो यहाँ तक तो काफ़ी है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर ये बहुत लेस रिएक्टिव है, धीरे धीरे रिएक्टिविटी यहाँ से बढ़ता हुआ जाता है। मर्क्यूरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, टीन, निकल, आयरन, जिंक। तो यहाँ पिछला एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा था, आयरन और कॉपर में देखा था ना हमने। तो देखो आयरन तो बहुत ज़्यादा है रिएक्टिविटी, कॉपर तो कम है, कॉपर थोड़ा है रिएक्टिविटी, कॉपर का कम है, इस वजह से वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक, चलो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तक कंप्लीट करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में, बहुत टाइम लेते हुए, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो भी दिक्कत है, देखोगे नहीं, बोर हो जाओ। इसलिए थोड़ा पढ़ो बट क्वालिटी ज़्यादा रखो, क्वांटिटी कम रखो, क्वालिटी ज़्यादा रखो। चलो बच्चे लोग तो पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, पढ़ाई में हमेशा ध्यान दो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, दैट आई होप फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।